हाय एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा और मैं जेके एस एस बी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है उसका जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, मैथमेटिक्स के सेक्शन को कंप्लीट करवाऊंगा आपको। और स्टार्ट हम करेंगे, हमारा पहला टॉपिक रहेगा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है। अब मैं जानता हूँ इसमें पहला टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, लेकिन वो क्लास 10th का टॉपिक है, वो बहुत सारे बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक से शुरू किया जाए। तो करते हैं आज हम स्टार्ट इस टॉपिक को। तो मैं कोशिश करूंगा इसको प्रिसाइज वे में 2 से 3 वीडियोस में ख़त्म किया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो लगेगी तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले देखते हैं परमुटेशंस। ठीक है, परमुटेशन से हमारा मतलब होता है कि अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है। अब अभी आपको ये समझाने से पहले मैं एक चीज इसका बेसिक बताना चाहूंगा। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि परमुटेशंस का मतलब है अरेंजमेंट्स। ठीक है, अरेंजमेंट्स मतलब कोई स्पेसिस हैं उनको आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो। जैसे 1 स्पेस है, 2 स्पेस है, 3 स्पेस है, इसको आप 3 2 1 कर सकते हो, 1 3 2 कर सकते हो, है ना। दीज काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है। तो अब सबसे पहले परमुटेशन से पहले हमें एक चीज जिसको सीखना है उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, जिसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, देखो मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल वे में कवर किया जाए, क्योंकि बात यह है कि अगर ये कॉन्सेप्चुअल वे में नहीं रहेगा तो आप तो फिर जब कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा जब पेपर में, तो फिर बच्चे उसको कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑब्वियसली खुद प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा प्रैक्टिस सेशन लाने की, तो उसमें हो जाएगा कवर ये। ठीक है, ये आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं इसको, या तो इसको आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो पहले तो मैं बताता हूँ ये प्रिंसिपल। जैसे कि अगर कोई एक इवेंट है, ठीक है, अगर कोई एक इवेंट m टाइम्स हो रहा है, ठीक है, अगर कोई एक इवेंट m टाइम्स हो रहा है और दूसरा इवेंट, और वही दूसरा इवेंट n टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो वो दोनों इवेंट एक साथ, ठीक है, दोनों इवेंट मतलब दोनों इवेंट जो एक साथ होंगे वो कितना होंगे, मतलब उनका नंबर कितना होगा, m × n। ठीक है, अभी मैं जानता हूँ आपको समझ नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि कोई एक चीज, हमारे पास 2 शर्ट्स हैं, एक शर्ट है S1, एक है S2। ठीक है, और 3 पैंट्स हैं, P1, P2 एंड P3। ओके, हमारे पास 2 शर्ट्स हैं, 3 पैंट्स हैं। ठीक है, अब हम इनको टोटल कितने वेज में अरेंज करके पहन सकते हैं, मतलब S1 शर्ट के साथ में P1 पैंट पहन सकता हूँ, इस शर्ट के साथ में ये वाली पैंट भी पहन सकता हूँ, इस शर्ट के साथ में ये वाली पैंट भी पहन सकता हूँ। तीन तीन तो कॉम्बिनेशंस, इसको कॉम्बिनेशंस नहीं कहेंगे, हम इसको अरेंजमेंट ही कहेंगे, या पॉसिबिलिटीज कह सकते हैं। ठीक है, 3 तो हमारी पॉसिबिलिटीज बन गई। अब 3 इसके साथ बनी, वही 3 इसके साथ भी बनेंगी, है ना। तो अब हमें ऐसे ये डायग्राम बना के बार बार ना देखना पड़े, इसी के लिए हमने ये मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल जो है डिफाइन किया है। ठीक है, अब ये हमें डायरेक्ट बता देता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। देखो, पहली इवेंट की ऑकरिंग कितनी है, m टाइम्स मान के चलो। ठीक है, दूसरे की कितनी है, n टाइम्स। ठीक है, अब ये हो रहा है 2 बार, m मतलब 2 बार, ये यहाँ पे 2 बार हो रहा है, और ये 3 बार हो रहा है ना। तो मतलब टोटल इनकी पॉसिबिलिटीज पता है कितनी बनेगी, आपने खुद ही गेस कर लिया होगा अभी तक। टोटल पॉसिबिलिटीज बनेगी 2 × 3 = 6। मतलब आप इन कपड़ों के साथ 6 पॉसिबिलिटीज बना सकते हो कि इनको आप 6 अलग अलग वेज में पहन सकते हो। ठीक है,
मतलब शर्ट वन के साथ आप तीनों पैंट्स पहन सकते हो, तीन पॉसिबिलिटीज हो, और तीन इसकी ऐसे। अब देखो ये ऐसे इजी लग रहा होगा जब ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल काफी हेल्प करता है आपकी। ठीक है, समझ में आया? जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गई हमारी एग्जांपल वन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि पीडीएफ वगैरह तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक बच्चा है, ठीक है, एक कोई स्टूडेंट है, उसके पास दो टिफिन बॉक्स हैं। दो कितने हैं, टिफिन बॉक्स। ठीक है, उसको एक को ले लेते हैं T1, दूसरे को T2। ठीक है, और उसके पास तीन बैग्स हैं। ठीक है, मतलब उसको ले लेते हैं B1, B2, B3। ठीक है, बहुत इजी है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। और उसके पास शूज के पेयर हैं, सपोज करो चार। ठीक है, चार पेयर ऑफ शूज हैं उसके पास। इसको मान लेते हैं S1, S2, S3, S4। वैसे इनको S1, S2 मानने की आपको जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मतलब पहला टिफिन उसका T1 है, दूसरा T2 है, पहला बैग उसका B1 है, दूसरा B2 है, तीसरा B3 है, और चार शूज के जो पेयर हैं उनके बस नाम डिनोट किए गए हैं। अब मुझे बताओ कि टोटल पॉसिबिलिटीज कि वो कितनी अलग अलग इन चीजों के कॉम्बिनेशंस बना सकता है कि उसको स्कूल जाना है। ठीक है ना, मतलब अलग अलग सारे। पहले दिन वो T1 टिफिन लेके जाएगा और बैग वन लेके जाएगा और ये वाले शूज पहन के जाएगा। दूसरे दिन वो यही T1 टिफिन लेगा, बैग ये लेगा, शूज लेगा, है ना। अब ऐसे काउंट करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल हमें कहता है कि पहले की कितनी टाइप्स हैं, दो। ठीक है, दूसरी की कितनी टाइप्स हैं, तीन। तीसरे की कितनी टाइप्स हैं, चार। तो मतलब टोटल वो कितनी पॉसिबिलिटीज बना सकता है, फोर टू 12, 12 टू 24 टोटल पॉसिबिलिटीज बना सकता है वो। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 24 डिफरेंट, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो, डिफरेंट अरेंजमेंट बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अरे यही परमुटेशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि परमुटेशन क्या है। परमुटेशन अरेंजमेंट ही है, दिस इज द परमुटेशन। ठीक है ना, ये कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपके पास दो टाइप्स इसकी हैं, तीन टाइप्स इसकी हैं, चार टाइप्स इसकी हैं। आप टोटल आप कितनी पॉसिबिलिटीज बना सकते हो कि आप हर एक हर एक टाइप में डिफरेंट डिफरेंट चीज कर लो। जैसे आप, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे। जैसे पहला कॉम्बिनेशन वो क्या बना सकता है, पहली पॉसिबिलिटी वो क्या बना सकता है, वो T1 टिफिन लेके जाएगा, B1 बैग लेके जाएगा, और S1 शूज पहन के जाएगा। ठीक है, दूसरा वो बना सकता है T1 T1 टिफिन, B2 बैग, और S2 शूज। ठीक है, और ऐसे करते 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 काउंट करते हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। इसीलिए सिंपल प्रिंसिपल कहता है पहली टाइप्स कितनी है, दो की टाइप है। दूसरी कितनी है, तीन टाइप्स है। चौथी की शूज की कितनी टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं। बस, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। यही है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि अगर, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कोई एक इवेंट अगर m टाइम्स हो रहा है, ठीक है, और दूसरा n टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो उन दोनों की एक साथ होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, m×n। ठीक है, तो हम थोड़ा और इसको देखते हैं। ये आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल्स और करोगे ना आप, वैसे वैसे और इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बहुत इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कह रहा है, वैसे मैं आपको एनसीईआरटी से करा रहा हूँ क्योंकि उसका आपको कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अच्छा क्लियर वहीं से होगा। आप यूट्यूब से चार क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करोगे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे है, हम्म, देखो, कह रहा है कि ROSE। ठीक है, अब इसको रोज पढ़ो आप या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि आप इन चार लेटर्स का यूज कीजिए, इन चार लेटर्स का यूज कीजिए, और आप इन चार लेटर का यूज करके फोर लेटर वर्ड्स कितने बना सकते हो। समझ में आया? देखिए, कह रहा है कि आप, मतलब आपको आर का यूज करना है, ओ का यूज करना है, एस का यूज करना है, ई का यूज करना है।
इनको यूज करके आप 4 लेटर वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जिसमें सिर्फ 4 लेटर आए, कितने बना सकते हो? ठीक है, अब ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल काम करेगा इसमें, है ना? अब तो, अब हम ऐसे काउंट करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? अब देखो, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल से हम कैसे, अब एग्जांपल भी मिला सकता हूँ। जैसे इससे आप कह सकते हो OSER, RSEO, ऐसे करते 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 कितने बना सकते हो, ठीक है ना? लेकिन ये काउंट करते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? अब हम कितने इससे बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, जैसे कि देखो, हमें करने हैं 4 स्पेस फिल, मतलब हमने 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है? हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। पहली पहली प्लेस पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 4, क्योंकि आप आर भी यूज कर सकते हो, ओ भी यूज कर सकते हो, एस भी यूज कर सकते हो, ई भी यूज कर सकते हो। दूसरी प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? अब पहली प्लेस में एक यूज कर लिया ना, तो दूसरी के लिए तो आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटीज बची, क्योंकि एक लेटर आप पहली प्लेस में यूज कर सकते हो। वैसे ही तीसरी प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बची? 2, क्योंकि आप 2 लेटर यूज कर चुके हो, तो 2 ही बचे, है ना? और फोर्थ प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बची? एक, ठीक है? अब मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल क्या कहता था? एक इवेंट अगर 4 बार हो रहा है, दूसरा 3 बार हो रहा है, और ये 2 बार हो रहा है और कोई 1 बार हो रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल ऑकरिंग कितनी है, ठीक है? 4 से 12 टू द 24, मतलब आप 24 डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है? ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना? और इसमें एक चीज और कंडीशन ऐड ऑन थी कि आप रिपीटिशन नहीं कर सकते वर्ड्स की, ठीक है? वो मैं अगली एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है? अगर आपको ये नहीं समझ आया होगा तो आप रिपीट में देख सकते हो, वैसे तो बहुत इजी था ये, ठीक है ना? और एग्जांपल करेंगे अभी थोड़ी सी हम, ठीक है? सपोज करो, अब एक वर्ड ले लेते हैं, RED, ठीक है? रेड, ठीक है? अब कह रहा है कि आप मुझे बताओ, हाउ मैनी हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज 3 लेटर्स, मतलब यूजिंग दीज RED। RED को आप यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है? उनका मीनिंग हो या ना हो, वो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है? तो मतलब 3 लेटर वर्ड बनाना है, मतलब 3 स्पेस होनी चाहिए, तीन तीन तीन, ठीक है ना? हमें थोड़ी पता है कितने बनेंगे, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन का जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा, वो हमें बताता है कि हम पहली प्लेस में कितने लेटर रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, मतलब पहली प्लेस की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3। दूसरी प्लेस में अब एक रख चुके हैं ना, तो दूसरी प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बची? 2, क्योंकि एक तो यहाँ रख सकते हैं, वैसे ही तीसरी के लिए कितनी बची? एक, ठीक है? तो वैसे ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 into 2 into 1 विच इज इक्वल टू 6। मतलब हम 6 ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं जिनको हम 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं, जिनका हमने, मतलब सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे रेड की जगह कुछ भी हो, ठीक है, फेड भी हो, तो उसमें भी ये सेम ही रहेगा, ठीक है ना? तो इसमें वर्ड पे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब हम, अगर हम 3 स्पेस का यूज करें, 3 स्पेस को हम इन पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं। मेन इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास तीन कोई स्पेस है ना, एक स्पेस, दो स्पेस, 3 स्पेस, उन 3 स्पेसेस को हम 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में अरेंज कर सकते हैं। दिस इज परमुटेशन, ठीक है ना? तो देखो, इसमें ये कंडीशन इन्वॉल्व थी कि रिपीट नहीं कर रहे थे हम, जैसे पहले पहली प्लेस में हमने, जैसे 1 2 3, पहली प्लेस में अगर हमने, हमारे पास टोटल 3 वर्ड थे ना, ठीक है? पहली प्लेस में अगर हमने 3 पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, तो 3 ले ली। अब दूसरी प्लेस में हम रिपीट नहीं कर सकते ना, जैसे पहली प्लेस में सपोज हमने आर ले लिया, तो दूसरी प्लेस के हमारे पास क्या बचा? ई और डी, ठीक है ना? क्योंकि हम आर रिपीट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं केस, अभी हमने रिपीटिशन रिपीट नहीं किया है, ठीक है? नो रिपीटेशन है, ठीक है? अब कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें रिपीटिशन हो सकती है, ठीक है? वो इससे भी इजी है, ठीक है? वो इससे भी काफी ज्यादा इजी है। जैसे सपोज करो, आर
OSE। अब ये वर्ड्स, आप इसको, मैं चाहता हूँ कि आप वर्ड्स को ध्यान में रख के ना समझो कि ये रोज को ही हम अरेंज कर रहे हैं। आप इसको ऐसे मानो कि ये चार स्पेस को हम अरेंज कर रहे हैं। वैसे पहली स्पेस को वन ले लो, दूसरी को टू ले लो, तीसरी को थ्री ले लो, फोर ले लो। ठीक है ना? इसको ऐसे आप अंडरस्टैंडिंग रखो इसकी। ठीक है, अब जब क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे जैसे इसकी एग्जांपल्स करते रहेंगे हम, और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है ना? अब देखो, अब मैंने कहा कि यहाँ पे आप रिपीटिशन कर सकते हो। रिपीटिशन आप कैन ऑकर। ठीक है, रिपीटिशन आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब पहली स्पेस में फिल करने के लिए आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं? चार। आर भी डाल सकते हो, ओ भी डाल सकते हो, एस भी डाल सकते हो, ई भी डाल सकते हो। फोर्थ प्लेस और सेकंड प्लेस में फिल करने के लिए तब भी चार, क्योंकि आप रिपीट कर सकते हो। सपोज करो यहाँ आपने आर डाला, वो आर आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार। जब रिपीटिशन ऑकर होगी तो सेम ही नंबर आएगा। ठीक है ना? तो अब इसको क्या कहेंगे हम? बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल हमें पता है कि अगर कोई इवेंट चार बार हो रहा है, 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 तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 64। ठीक है? 4 4 16 16, oh sorry, it's not 64, it's 256 I think। कर लेना आप मल्टीप्लाई जो भी होगा। ठीक है? 16 4 64 इंटू फोर क्या होता है? 4 4 16, हाँ, 24 256 ही होता है। ठीक है ना? हम्म, तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो, अब यही हमारी परमुटेशंस चल रही हैं। ठीक है ना? दीज आर आवर परमुटेशंस। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मैनी थ्री डिजिट्स थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। मेरी हैंडराइटिंग अगर समझ नहीं आ रही होगी तो आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि आपको वो अल्फाबेट्स याद नहीं रखना, आपने स्पेसिस याद रखनी है। ठीक है, कि पहला पहला केस हमारा होगा, इसमें दो केस लेंगे हम, अज्यूमिंग। पहला केस होगा हमारा कि रिपीटिशन अलो होगी। रिपीटिशन जो है वो अलो होगी, दूसरे में नॉट अलो होगी। ठीक है, तो देखते हैं। हो सके तो आप ये क्वेश्चन पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, देखो, अब हमें क्या कह रहा है कि अब हमें थ्री डिजिट का एक वर्ड बनाना है, मतलब एक, दो, तीन, पहला पार्ट कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, थ्री डिजिट का वर्ड बनाना है। ठीक है, तो मुझे बताइए आप, थ्री डिजिट का वर्ड बनाना है मतलब तीन ही प्लेसेस है हमारे पास फिल करने को। ठीक है, अब आप कितनी पॉसिबिलिटीज डाल सकते हो? उसने कहा कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स दिस, मतलब ये भी इन पांचों को यूज करना है आपने। मतलब पहली प्लेस में आप कितने नंबर डाल सकते हो? पूरे पांच में से कोई भी डाल सकते हो। वन भी डाल सकते हो, टू भी डाल सकते हो, थ्री भी डाल सकते हो, फोर भी डाल सकते हो, फाइव भी डाल सकते हो, मतलब पांचों यूज कर सकते हो। दूसरी प्लेस के लिए कितने बचे? अब रिपीटिशन अलो है ना? रिपीटिशन अलो है तो दूसरे में भी पांच डाल सकते हो, तीसरे में भी पांच डाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 × 5 × 5 विच इज इक्वल टू 125 इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा। ऐसे नहीं आएंगे, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है ना? अब बी पार्ट में वो कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अब तीन स्पेसिस फिल करनी है हमने, है ना? पहली प्लेस में हम कितने डाल सकते हैं? पांच। दूसरी प्लेस में एक फिल हो चुका है ना, पांच में से एक फिल हो चुका है। कोई एक सपोज करो वन फिल हो चुका है, तो कितने बचे अब? चार। तो दूसरी में चार डाल सकते हैं, वैसे तीसरी में कितना डाल सकते हैं? तीन। तो हमारा आंसर आ गया 5 × 4 × 3 विच इज इक्वल्स टू 23 60। ठीक है, इज द आंसर। होप कि आपको ये समझ में आया होगा ढंग से, है ना? ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल करते हैं।
ठीक है। हम्म। निकाल रहा हूँ मैं। अब एक और एग्जांपल करते हैं हम। ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा ना, आप कोई भी क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो अगर आप बताओगे मुझे तो मैं अ, कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊं। ठीक है। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाउ मैनी थ्री डिजिट numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। if the digits can be repeated। ठीक है। if the digits can be रिपीटेड, देखिए ये अब बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में, लेकिन ये होगा कि इससे आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है ना, हम बिल्कुल बेस से चल रहे हैं। अभी तक देखो मैंने परमुटेशन की डेफिनेशन शुरू भी नहीं की है। अभी तक मैं मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको जब मैं परमुटेशन की डेफिनेशन लिखूंगा आपको पता चलेगा कि हम ये परमुटेशन ही बना रहे हैं। मैंने बताया ना परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट, हम ये अरेंजमेंट्स ही तो बना रहे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं। हम्म। देखो कह रहा है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है। कि अब आपको कितने नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है जी। ठीक है, 3 डिजिट। ठीक है। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म, हाँ, इवन तो नहीं बनाना है। हाँ इवन है, सॉरी, 3 डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर बनाना है। अब आपको पता है कि इवन नंबर में, अब आप देखो इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि जो लास्ट प्लेस होती है उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। जैसे ये है ना, बचपन में बच्चे वंस प्लेस बोलते थे। वंस प्लेस बोलो, यूनिट प्लेस बोलो, एक ही बात है। ठीक है। अब हमें पता है अगर ये एक 3 डिजिट नंबर इवन होने वाला है तो इसकी यूनिट प्लेस में कोई एक इवन नंबर होगा, है ना। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर कैसे होते हैं, ऐसे ही होता है ना, जिनके यूनिट प्लेस में इवन नंबर होता है। तो अब मुझे बताओ मैं इसकी यूनिट प्लेस में कितने नंबर डाल सकता हूँ। सिर्फ 2 4 एंड 6। ठीक है। यहां पे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ 3। ठीक है। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 4 एंड 6, सिर्फ 3 नंबर डाल सकता हूँ। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, कोई भी डालो, कितने भी डाल सकता हूँ, 6 के 6 डाल सकता हूँ, कुछ भी। यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे अब रिपीटिशन, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 6 डाल सकता हूँ, है ना। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल दिया, तो वही 1 2 3 4 5 6 में यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। ठीक है ना, पहले केस में मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे भी 6 हैं, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ 1 डाला, मैं यहाँ पे भी 1 डाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ यही डाल सकता हूँ, 2 4 या 6, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है और हमें इवन नंबर बनाना है। तो बाय मल्टीप्लीकेटिव प्रिंसिपल हमारी पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 6 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 36 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 18, 9, 108 इज द आंसर। ठीक है। बड़ा इजी है। ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ना समझा हो तो फिर कोई बोल सकता है कि यार मैं ये क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, है ना। ये आपको समझ आएगा। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं फिर हम परमुटेशंस पे जाते हैं। ठीक है। एक दो एग्जांपल्स करते हैं और देखो कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी से बेटर और कुछ भी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी अगर आप, मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, अगर आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब पेपर होगा तो बस एक टेस्ट ही देना है आपको, हो जाएगा आपका क्लियर। मतलब 10 में से 10 कॉन्सेप्ट के साथ ही आ सकते हैं, खाली 4 क्वेश्चन रट्टा मार के नहीं आ सकते। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं और। ठीक है। हम्म। क्या आ रहा है कि गिवन 4 फ्लैग्स, में 4 फ्लैग्स दिए गए हैं, 4 डिफरेंट कलर्स के, ऑफ डिफरेंट कलर्स। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी
हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, अगर वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ा लेना, कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल require the use of require the use of two flags one below the other. देखो, two flags one below the other. देखो, समझ में आ गया होगा आप, इतनी अंग्रेजी तो समझ सकते होंगे आप, एफए की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। कह रहा है कि आपको फोर फ्लैग्स दिए गए हैं, मतलब चार झंडे दिए गए हैं। पहला कलर होगा, सपोज करो रेड होगा, दूसरा झंडा होगा ब्लू होगा, ठीक है, तीसरा होगा ऑरेंज होगा, ठीक है, चौथा होगा ग्रीन होगा, ठीक है। चार आपको फ्लैग्स दिए गए हैं, ठीक है। गिवन फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। आप कितने इन, अब देखो फ्लैग से सिग्नल जनरेट करते हैं ना, आपको रेड दिखा रहा है, ब्लू दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है, येलो दिखा रहा है, उससे कोई एक सिग्नल जनरेट होता है। लेकिन अब वो कह रहा है कि कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जब एक सिग्नल जो हमारा है ना, उसको कम से कम दो फ्लैग्स की जरूरत है। मतलब वो ऐसा सिग्नल है जिसमें एक झंडा ऊपर है और एक झंडा नीचे है। इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर, मतलब एक कलर ऊपर यूज होगा, ठीक है, और एक कलर नीचे यूज होगा। ठीक है, सिंपल इजी, आप वीडियो पॉज करके ये खुद भी कर सकते हैं। अब देखो, टोटल हमारे पास कितने कलर्स हैं, चार। तो मुझे बताओ, पहली प्लेस में आप ऊपर कितने झंडे यूज कर सकते हो, चार। वैसे ही नीचे कितने झंडे यूज कर सकते हो, तीन। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल से आंसर कितना आ गया, आप टोटल मतलब कितने सिग्नल बना सकते हो, खत्म। ठीक है, इजी, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है एक वो इवन नंबर वाली एक और एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि, वैसे ये येलो से लिखना था, हाउ मैनी टू डिजिट इवन नंबर। अब ये मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके करें। अभी मेरी आवाज कम आ रही होगी तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अभी मैंने माइक टेस्टिंग वगैरह नहीं किया। आप ईयरफोन लगा सकते हो, नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे मैं पढ़ाता हूँ कुछ बच्चों को, लेकिन वो फिर ऑब्वियसली मैं जोर से बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो में मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी। ठीक है, हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म, ठीक है। अब ये आप खुद करो, फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, फ्रॉम द डिजिट्स, कौन से डिजिट्स यूज करने हैं आपने, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखो, इसमें तो आपको पता चलेगी एक चीज, कि उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो, तो मैं चाहता हूँ वीडियो पॉज करो, आप खुद से करो। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने, चेक करना जरा। अब सबसे पहले ना कॉन्सेप्चुअल वे में जाएंगे। हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर बनाने हैं हमने। अब टू डिजिट इवन नंबर मतलब कैसा होगा, एक डिजिट, दो डिजिट, और नंबर होगा इवन। जब नंबर इवन होगा तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, इवन। ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस जो पीछे वाली, जैसे अब कैसा नंबर होगा, 24, 34, 26, है ना, यूनिट प्लेस पे इवन। 32, 31, क्या ये इवन है, नो, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन ही नहीं है। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पे हम सिर्फ इवन नंबर डाल सकते हैं, मतलब कौन से डाल सकते हैं, टू एंड फोर, मतलब हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और जो इसकी ये वाली प्लेस है, इस पे हम कितने डाल सकते हैं, चारों, एक दो तीन चार पांच, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक इवेंट m टाइम्स हो रहा है, एक इवेंट n टाइम्स हो रहा है, तो दोनों की एक साथ ऑकरिंग कितनी होगी, m इंटू एन। मतलब एक इवेंट पांच बार हो रहा है, दूसरा इवेंट दो बार हो रहा है, तो टोटल इनकी पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी वैसे, 5 टू सा
10। ठीक है। और आपको समझ में आया होगा कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और हम पॉसिबिलिटीज किस वे में निकाल रहे हैं। ठीक है। अब मुझे लगता है बहुत हो गया ये। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब देखो, अगर इसमें रिपीटिशन अलो, इसमें बोला कि रिपीटिशन अलो है, ठीक है, लेकिन ना भी होती तब भी आंसर ही आता, क्योंकि हम रिपीट क्या करेंगे, है ना। पहली प्लेस में हम 5 डाल सकते हैं, दूसरी प्लेस में हम डाल ही 2 सकते हैं, है ना। तो इसमें रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है। मैं बताऊंगा आपको इसके क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी परमुटेशंस। एक सेकेंड। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लिखना डेफिनेशन परमुटेशन की। देखो, ये हम परमुटेशन ही कर रहे हैं अभी तक। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं जिससे आपको समझ में थोड़ा बहुत और आएगा। ठीक है। देखो, अभी अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी अभी नोटिफिकेशन आई है। अभी हम इसको अगर कॉन्सेप्चुअल वे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये हमें पेपर के टाइम पे कभी भूलेगा नहीं। ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं। ऐसे तेज में आपको डायरेक्ट परमुटेशन के फॉर्मूले भी करवा सकता था मैं, लेकिन क्या फायदा है ना। तो व्हाट आर परमुटेशंस, होती क्या है। ठीक है। देखो, परमुटेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें, परमुटेशन अभी मैंने बताया, परमुटेशन इज एन अरेंज, एक मिनट, permutation is an arrangement in a, अभी समझाऊंगा इसको मैं, इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। ठीक है, मतलब एक डिफाइंड ऑर्डर में है। डेफिनाइट ऑर्डर मतलब किसी भी चीज की अरेंजमेंट जो है वो एक डेफिनाइट ऑर्डर में है। टेकन ऑल और सम एट ए टाइम। ठीक है। टेकन ऑल और सम एट ए टाइम। देखो, एट अ, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहली एग्जांपल मैंने ली थी रोज। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने 4 अल्फाबेट लिए थे, ROSE। ठीक है। अब आप इनको कितने वे में अरेंज कर सकते हो, मैंने बताया 4 into 3 into 2 into 1, है ना। अगर देखो, अगर वो बोल नहीं रहा ना कि रिपीटिशन अलो है, तो आपको मान के चलना है कि रिपीटिशन अलो नहीं है। ठीक है। जब हम कभी कभी रिपीटिशन लेते हैं तो 4 into 4 into 4 into 4 करते हैं ना हम। अब ऊपर आप देखोगे जाके, अभी अभी समझा है हमने ये। ठीक है। रिपीटिशन अलो लिखा नहीं है तो रिपीटिशन नहीं करनी है हमको। ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तब भी नहीं करनी रिपीटिशन। ठीक है। मतलब पहली प्लेस में 4 आ सकते हैं, दूसरी में 3 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही आ सकता है। हमें पता है कितना हो जाता है, 24। मतलब हम इसकी 24 परमुटेशंस बना सकते हैं। जैसे पहली सपोज करो बनेगी OSRE। ठीक है। फिर बनेगी ESRO। ठीक है। ऐसे ऐसे करते 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 बन जाएगी। तो ये भी एक परमुटेशन है। ठीक है। ये भी एक परमुटेशन है। ऐसे करते करते सारी जो बन रही हैं क्या है, अरेंजमेंट्स हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं परमुटेशंस। ठीक है। तभी हमने लिखा अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। अब देखो, है डेफिनाइट ऑर्डर का मतलब क्या है, OSRE ESRO। अब ऑर्डर इनका चेंज है जिसकी वजह से हमने इनको अलग अलग ट्रीट किया। ठीक है। अब ये नहीं बोला कि हमने कि इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, तो दोनों को सेम मानेंगे। ठीक है ना, इसमें भी यही 4 अल्फाबेट है, इसमें भी यही 4 है, तो इनको हम सेम नहीं मानेंगे। तभी हमने बोला एक डेफिनाइट ऑर्डर, मतलब यहाँ पे उनकी ऑर्डर की अरेंजमेंट देखी जा रही है। ऊपर मैंने लिखा था ऑर्डर डजेंट मैटर, लेकिन वो आपको समझ में आएगा जब मैंने क्यों लिखा था वो। उसको छोड़ दो अभी। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि रोज की हम कितनी परमुटेशंस बना सकते हैं, 4 into 3 into 2 into 1। अब मैंने आगे लिखा टेकन ऑल और सम एट ए टाइम। अब यहाँ तो मैंने सारी ले लेना वर्ड्स, टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है। अब सपोज करो मैंने एक और एग्जांपल ली थी, सपोज करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इनको यूज करके आप 3 डिजिट नंबर कितने बना सकते हो। अब मैंने ये सारे थोड़ी लिए, टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है। परमुटेशन ऑफ 6 डिजिट्स।
ठीक है, परमुटेशन ऑफ सिक्स प्लेसेस, अब इसको हम कह सकते हैं परमुटेशन ऑफ सिक्स प्लेस, एक दो तीन चार पांच छह, परमुटेशन ऑफ सिक्स प्लेसेस इन थ्री वेज। ठीक है ना, समझ में आया? तो मतलब टोटल हमने कितनी ली, छह चीजें ली, और उनमें से परमुटेशन के लिए कितनी ली, सिर्फ तीन। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे लिखा परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ इंडेफिनेट ऑर्डर टेकन ऑल और सम एट ए टाइम। अब हमने सम ली ना, अब इसमें से तीन ली, तो पहली में कितने आ सकते हैं, छह, दूसरी में कितने आ सकते हैं, पांच, चार। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 × 4 विच इज इक्वल टू 24 × 80। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत ये। ठीक है, नहीं आएगा तो वापस समझा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा परमुटेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक नंबर है ये, नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसको यूज करके आप थ्री डिजिट पे प्रमोट करो इसको, मतलब। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हम्म, मतलब आप इसकी ऐसी अरेंजमेंट बनाओ जो थ्री डिजिट में हो। ठीक है, मतलब तीन लो। अब आप लेने टोटल छह में से हैं, है ना, और अरेंज कितने में करना है, कितने प्लेसेस में करना है, तीन है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ एन ले सकते हो, या एम यू ले सकते हो, या एम ले सकते हो, यहाँ पे क्या ले सकते हो, बी ले सकते हो, ई ले सकते हो, आर ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो एम बी यू, कितने ले सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि हम इसको थोड़ी निकालेंगे, हम इसकी टोटल परमुटेशंस डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे, हमें पता है तीन प्लेसेस हैं, पहली प्लेस में कितने आ सकते हैं, टोटल कितने हैं, छह। पहली प्लेस में छह आ सकते हैं, दूसरी प्लेस में पांच आ सकते हैं, तीसरी प्लेस में चार आ सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेटिव प्रिंसिपल के जरिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 × 4, 6 × 5 = 30, 34 × 120। तो हमारी अरेंजमेंट टोटल कितनी आ जाएंगी, 120 अरेंजमेंट मींस 120 परमुटेशन। ठीक है, टेकन थ्री एट ए टाइम, टेकन थ्री एट ए टाइम। ठीक है, अब देखो, अब ये बड़ी इजी चीजें हैं, अब ये बड़ी इजी एग्जांपल्स हमने ली, तो लेकिन ना इसकी एक स्टैंडर्ड नोटेशन भी बनती है, जिसका एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास। ठीक है, वो स्टैंडर्ड नोटेशन कहती है कि टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स थे, एन, है ना, और उनकी हमने क्या ली, परमुटेशंस डिनोटेड बाय पी। ठीक है, और कितनी प्लेसेस में अरेंज किया, आर। ठीक है, एन हो गया टोटल, जितने जिसमें से चूज करना है हमको, टोटल छह में से चूज करना है। आर हो गया कितनी ली हमने। ठीक है, कितनों में अरेंज किया, जैसे कि यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, टोटल एन कितना था हमारे पास, छह, तो एन की जगह लिखेंगे छह। पी का मतलब हो गया परमुटेशन, छह की परमुटेशंस करनी है, टोटल छह है, कितनी प्लेसेस में, आर प्लेसेस में, आर क्या है, तीन। होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्या लिखा मैंने। ये नोटेशन है परमुटेशन की, कि मतलब टोटल छह में से आपने तीन प्लेसेस में इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया। अब आप इनको एन यू एम बी आर ले रहे हो, कुछ भी हो सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, और अब ये बड़े नंबर हो जाएं तो बड़ा ट्रिकी भी हो जाता है ना। तो इसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, वो फॉर्मूला हमने याद रखना है, क्योंकि इसमें आगे टाइप्स, बड़ी टाइप की आएंगी, जो मैं आपको सारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एमसीक्यू 10-15 करा दूंगा, मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा उस टाइप में एमसीक्यू सॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई टाइप ही नहीं है। ठीक है, देखो, इसका फॉर्मूला बनता है जैसे कि, अब मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, एन पी आर, वैसे अभी नहीं कर पाएंगे वो फॉर्मूला एक्सप्लेन, उस तक मैं आपको लेके जब जाऊंगा तो आप सीख चुके होंगे परमुटेशन। इसका फॉर्मूला होता है ये, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आप बोलोगे ये क्या लिख दिया, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या लिख दिया। मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, फैक्टोरियल, और मैंने ये निशान लगाया, मैंने लगाया ना ये निशान, और इसको मैंने बोला फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इस नोटेशन, ये भी एक नोटेशन है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, समझ तो मुझे लगता है आपको बहुत इजीली आ रहा होगा, ये बड़ा कोई इजी ही है, ये कोई मुश्किल नहीं है, इतना टॉपिक नहीं भी आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक नोटेशन है फैक्टोरियल। ठीक है, हम इसको थोड़ा समझते हैं, बड़ा इजी है। ठीक है, देखो, फैक्टोरियल नोटेशन, जैसे अगर किसी भी नंबर के आगे मैं अगर सपोज करो फैक्टोरियल लगा देता हूँ, जैसे मैंने लगा दिया 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब पता है क्या है, कुछ नहीं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट्स इट।
इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 5 4 20, 23 60, 62 120। दैट्स इट। इट्स सुपर इजी। ठीक है, हम फैक्टोरियल नोटेशन की और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक और ले लेते हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 3 × 2 × 1। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब आप देखो कि हमने अगर रोज को अरेंज किया था 4 प्लेसेस में, तो हमें नहीं था कि 4 प्लेसेस में फिल करना था। तो पहले में लिखते थे 4, फिर 3, फिर 2 1। फिर इसकी जगह हम सीधा भी तो लिख सकते थे ना, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसीलिए ये नोटेशन यहाँ पे हम सीख रहे हैं। थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे मैं लिख दूं 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना खुद ही घर पे जाके। ठीक है, समझ में आ गया फैक्टोरियल का मतलब क्या है। अब इसको इसकी थोड़ा सा आप अलजेब्रा भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी बन सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना ये वाला, तो आपको क्वेश्चन इसी बेस पे आएंगे, क्योंकि अब ये लेवल 5 की जॉब है, तो बिल्कुल ही अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं वो भी। ठीक है, लेकिन इसीलिए हम बेस बना रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या मसला है आगे। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा हमने। अब देखो, इन फैक्टोरियल्स की हमने थोड़ा अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बहुत इजी, सुपर सुपर इजी है ये। ठीक है, अब सपोज करो मुझे कोई बोल देता है इंसान कि करो भाई तुम 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे भाई, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 7 6। अब आप इसकी वैल्यू अगर निकालोगे, मुझे लगता है आ जाएगी 5040। मैंने ये बुक से देखा है। ठीक है, 5040, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली 120 मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5040, और इसकी वैल्यू क्या है, 120। तो जो दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 49। यही आएगा ना। हाँ, सिंपल। ठीक है, प्लस माइनस, अब इसको प्लस करना तो वो भी आपको पता ही होगा कैसे करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, इसका जो डिवाइड करते हैं ना हम, उसमें थोड़ा एक बड़ा इजी एक ट्रिक है, बहुत इजी है वो तो। ठीक है, जैसे अब सपोज करो मैं, मुझे इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये। अब मैं 7 फैक्टोरियल को खोलूंगा, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल पे मैं रुक जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास नीचे भी 5 फैक्टोरियल है। तो मैं इन दोनों को काट दूंगा, तो 7 6 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 6 क्या आता है, 7 6 42। ठीक है ना। तो बड़ा इजी है ये फैक्टोरियल्स को सॉल्व करना हमारे लिए। जैसे कि आप खुद भी एक प्रैक्टिस करो ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको देता हूँ, कहाँ गया। हाँ, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमने बेस पढ़ रहे हैं। अब जब मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में हमारा परमुटेशन कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसा कंप्लीट हो जाएगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, उसके आगे वाली वीडियो में हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर में दो नाम है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, दोनों में थोड़ा फर्क है। ठीक है ना, वो जो मैंने बोला था ना, ऑर्डर डजंट मैटर, वो फर्क आपको वहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये दिखने में आपको लग रहा होगा 12 फैक्टोरियल खोलना है तो बड़ा मुश्किल है, 12 × 10, 11 करना पड़ेगा, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ऐसे करते करते 1 तक जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आप सिंपल कर सकते हो। कैसे, 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। अब मैं 10 फैक्टोरियल एंड में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 10 भी तो आगे खुलता है ना, 10 9 8 7। तो मैंने आगे खोला ही नहीं, मैं 10 पे ही रुक गया, इसलिए 10 फैक्टोरियल। क्योंकि मुझे पता है कि नीचे भी हमारे पास 10 फैक्टोरियल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो क्या ही होगा, 2 1 2, है ना। तो इसको तो 2 ही लिखेंगे। तो ये 10 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 1 2, 2 6 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 66। इट्स सुपर इजी। ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है। ठीक है, अब हम लगा लो फैक्टोरियल्स के बारे में कुछ देखेंगे। हाँ, अब हम ना थोड़े फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं इसके। ठीक है, उन फॉर्मूलाज को मैंने बताया भी आपको क्या मतलब होता है। जैसे कि मैं अपना एक मैं चीज बताता हूँ आपको। यूजुअली सब लोग बोलते हैं याद नहीं रहता, ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा हमको। मैंने लिखा NPR, ऊपर लिखा ना, अभी अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखा। जैसे सपोज करो
कोई भी अगर हमने परमुटेशंस करनी होती हैं, एक मिनट, कोई भी अगर हमने परमुटेशंस करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब अगर हम सारी चीजें एक बार में ले लें, जैसे हमने एक लेटर लिया, ROSE, ठीक है, अगर हमने सारे एक बार में ले लिए तो इसकी परमुटेशन क्या आती है, 4 फैक्टोरियल, है ना। तो मुझे बताओ 4 फैक्टोरियल, अगर सपोज करो ये हो n फैक्टोरियल, 4 की जगह हम n ले लें, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब ये नहीं होता कि n × n−1 × n−2, है ना, ऐसे चलता रहता है ये, है ना। जैसे मैं बताता हूँ, हाँ, 4 फैक्टोरियल कैसे खुलता है, 4 × 4−1, यही लिखा ना मैंने यहाँ पे, क्योंकि 4 × 3 होता है, × 4−2, है ना। तो ये ऐसे ही खुलता है, 4 × 3 × 2, है ना, ये ऐसे ही करके बनता है, इसकी मैंने जर्नल फॉर्म लिख दी यहाँ पे, है ना। तो ये जो जर्नल फॉर्म मैंने लिखी ना, n × n−1 × n−2, ये क्या है, परमुटेशंस होती है ना। इसी को जब हम थोड़ा थ्योरम, मतलब मैथमेटिकल कुछ रिजल्ट लगा के सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास आता है ये, जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा। समझ में आया आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया अब आपको याद रहेगा। तो पहला फॉर्म परमुटेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है, किससे डिनोट करते हैं हम परमुटेशन को, NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n−r फैक्टोरियल। मैं चाहता हूं कि आप ये याद कर लें, और मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ये याद करने में, ठीक है। पहला रिजल्ट है हमारे पास ये, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी देखो, ये रिजल्ट पढ़े होंगे तो चुटकी में आंसर आएगा, मतलब ये इसमें कोई कौन सा बड़े हैं, एक एक लाइन के इसके आंसर्स हैं, ठीक है ना। बस लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े घुमा के पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि परमुटेशंस के क्वेश्चन बस उनको समझने का ही काम करना है, बाकी आंसर एक लाइन में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला ये है NPR, मतलब ये, अब इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये कैसे आया। जैसे रोज को हमने सॉल्व किया, 4 फैक्टोरियल, इसी का थोड़ा जर्नल फॉर्म है ये, ताकि थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी जब आए, तब भी वहां हम ये फॉर्मूला यूज कर पाए, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो कब है, जब रिपीटिशन अलो नहीं है। मैंने कहा ना, जब इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब फॉर्मूला है, अगर हमें वो इससे भी इजी है, इफ रिपीटिशन अलो होगी तो क्या होगा भाई, ठीक है, रिपीटिशन है, अगर रिपीटिशन अलो होगी ना तो वो स्पेशली लिखेगा, अगर उसने कुछ नहीं लिखा मतलब रिपीटिशन अलो नहीं है, ठीक है। अगर रिपीटिशन अलो होगी तो सिंपल फॉर्मूला, NPR = n⁻r, बस, सिंपल एज इट इज, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, दूसरा रिजल्ट है, ठीक है। एक और रिजल्ट अभी देख लेंगे हम, बाकी बस अगली वीडियो में देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, अब मैं दोनों की एग्जाम्पल लिख करवाऊंगा आपको, मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो, हमें था क्वेश्चन NUMBER। अब देखो, मैं इसका पूरा पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं लिख रहा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास इतनी चीजें हैं, मतलब इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनको हमने कितने वेज में अरेंज करना है, 3 वेज में अरेंज करना है। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, और जिनको हमें 3 वे में अरेंज करना है। रिपीटिशन यहाँ पे अलो नहीं है। पहले केस, पहली एग्जांपल ये पढ़ेंगे, रिपीटिशन नॉट अलो, ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ, अब हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, ठीक है। मतलब क्या बन जाएगा, 6, टोटल 6, पी, प्लेसेस कितनी, 3, है ना। और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल, है ना। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे होता है ना, NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, है ना। तो n क्या था, 6 फैक्टोरियल, 6 - r मतलब 6 - 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 इज व्हाट, 3, तो बाहर फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैंने बताया 6 × 5 × 4 × 3 तक ही जाएंगे, क्योंकि हमें पता है नीचे से 3 कट जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ गया,
सिक्स फाइव 30, 34 जा 120। फॉर्मूला से निकाला अब हमने। लेकिन पहले मैंने डायरेक्ट जैसे बताया आपको, टोटल पहली प्लेस में कितने डाल सकते हो आप? 6 डाल सकते हो। दूसरी प्लेस में कितने डाल सकते हो? 5 डाल सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन अलो नहीं है। तो दूसरी प्लेस के लिए 5 ही बचे ना। तो तीसरी प्लेस के लिए कितने बचे? 4 बचे। और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, तो आंसर तब भी 120 आएगा। लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि जब ट्रिकी क्वेश्चन जाएंगे ना, तब फॉर्मूला काम आएगा। और हमने ट्रिकी ही करने हैं, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं बच्चों वाले, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम करेंगे उसको, मतलब ट्रिकी भी कुछ खास ट्रिकी नहीं होने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी। ठीक है, वो बस नाम के ट्रिकी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 करते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन अब क्या है? रिपीटिशन अलो है। ठीक है, अब देखो, अब सॉल्व करेंगे। क्या था? टोटल कितने थे? NUMBER। ठीक है, अब इसको कुछ भी मान सकते हो। इसको कितने वेज में अरेंज करना है? 3 वेज में, है ना। तो मुझे बताओ, पहले में भी 6 कर सकते हैं, दूसरे में भी 6 कर सकते हैं, तीसरे में भी 6 कर सकते हैं। बाय अभी जो मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल समझा दिया स्टार्टिंग में, उससे हमें पता है कि इसकी कितनी परमुटेशन आएगी। यहाँ पे भी 6 डाल सकते हैं, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी मैं 6 में NUMBER कोई भी चूज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कोई भी चूज कर सकता हूँ NUMBER, यहाँ पे भी कोई भी चूज कर सकता हूँ, क्योंकि रिपीट है ना। अगर मैं यहाँ n लिख भी दूं तो यहाँ पे भी n लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। 6 में से 6 रिपीट करने हैं। तो इसका आंसर बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल 6 × 6 × 36 ये आ जाता है 216। तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा ये वाला, कि अगर रिपीटिशन अलो हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है। अब ये NPR ऐसे लिखते हैं, NPR, एन ऊपर, पी थोड़ा नीचे, आर और नीचे। एन क्या है यहाँ पे? टोटल है 6, है ना, 1 2 3 4 5 6। पी मतलब परमुटेशन, और चूज कितने किए प्लेसेस हमने? 3। लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन अलो है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? क्या होगा यहाँ पे? 6 की पावर 3 बताया था ना अभी। NPR क्या हो जाएगा? N की पावर R। ठीक है, N की पावर R। तो बस इजी है। तो मतलब 6 की पावर 3 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 216। ठीक है ना, मतलब इसकी परमुटेशंस कितनी आ जाएंगी? 216। ठीक है, देखो परमुटेशंस हमारा खत्म है, 90% खत्म हो गया है। ठीक है, इसके लिए बस अब एक चीज हमारे पास बची है। अब ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। अब देखो मैं बताता हूँ वो चीज भी क्या है। उसके लिए भी डरना नहीं है बिल्कुल, वो बिल्कुल इजी चीज है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स ली, ठीक है, हमने क्या क्या एग्जांपल ली? पहले ली रोज, है ना। फिर लिया नंबर, ये NUMBER। फिर लिए 1 2 3, इनको अरेंज किया, 3 4 5 6, है ना। इन सबको अरेंज किया। अब देखो ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। देखो वो भी मैं इसमें 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी सी आप इसको थोड़ा सा देख लो। जो जो हमने एग्जांपल्स की ना, इसको अच्छे से देख लो। जो 2 3 फॉर्मूलाज, क्योंकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना। तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लो, क्योंकि अभी बड़ी टाइम है। अभी आप बाकी टाइम अपना अकाउंट्स पढ़ने में दे सकते हो, तो इसको बस धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी वे में चलाते रह सकते हो आप। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूलाज देख लो, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइप क्या आने वाली है। नेक्स्ट टाइम मैं अभी बता देता हूँ क्या आने वाली है, वैसे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका। जैसे इसमें देखो सारे लेटर्स अलग अलग थे, डिस्टिंक्ट थे। ठीक है, अब कुछ में ऐसा हो सकता है ना, जैसे अब मैंने लिया काउंट, है ना। अब ये सी तो 2 बार यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब सी को कैसे प्लेस करेंगे? अब मैंने कहा ना, यहाँ हमें सी से लेना देना नहीं है। हमें इसको एक ऑब्जेक्ट ही मानना है, हमने इनको अलग अलग ही मानना है। ठीक है ना। अब वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी तक मतलब लगा लो हमने परमुटेशन उन ऑब्जेक्ट्स की जो कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, ये आप चीजें नोट डाउन कीजिए। अभी तक हमने परमुटेशन सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स की हैं जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं। तो बड़ा इजी है, फैक्टोरियल लगाओ, काम खत्म। ठीक है ना, जितनी प्लेस करनी फैक्टोरियल लगाओ, काम खत्म। अगर बड़ा नंबर है फॉर्मूला लगाओ, और भी काम खत्म। ठीक है ना। तो अब वो फॉर्मूला जो आपने पढ़े ना, वो काम आएंगे कल की वीडियो में। ठीक है, और वैसे भी ना पता है, ऑब्जेक्टिव कभी कभी डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया, यही एज एन ऑब्जेक्टिव बन के बना के पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है। और इनफैक्ट कि ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये भी एज एन ऑब्जेक्टिव आ सकता है पेपर में।
ठीक है ना? इसीलिए ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। अभी तक हमने इसका मतलब बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लिया है। बस एक टाइप थोड़ी-सी बची है, नेक्स्ट वीडियो में उसमें 10-15 मिनट लगेंगे और फिर उसके बाद ही हम कॉम्बिनेशंस भी स्टार्ट कर देंगे, तो हम हार्डली 2 मतलब एक ही वीडियो और होगी कॉन्सेप्ट वाइज़, तो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, बाय।